ठीक है, So electric charge is given a loop of electrons. Okay. Anyone else? The additional property of proton and electrons, which give rise to electric force between them. Okay, ठीक है, सही है। सबने अपने अपनी लैंग्वेज में बताया है, किसी का गलत नहीं है जवाब, पर हम सब ने एक डेफिनेशन पकड़नी है जो मैं आपको लिखवाने वाला। लिखिए बच्चों, लिखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज is an electric charge। बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद कर दो। इलेक्ट्रिक चार्ज is an inherent property of matter। इनहेरेंट की स्पेलिंग आपके सामने है, देख लीजिए, INHERENT। रिपीट करो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज is an inherent property of matter due to which it interacts with other particles possessing the same property and produce electrical effects जब लिख लो तो बताना बच्चों। Done sir। पढ़ के देखो, आपको अंग्रेजी समझ आ रही है? यस। अब बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन कर लो ताकि आप उनको डेफिनेशन देते वक्त मिस ना करो और उनका मतलब भी समझना जरूरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड तो है इनहेरेंट, उसको अंडरलाइन कर लो। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है मैटर, बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। पहला वर्ड इनहेरेंट और दूसरा वर्ड है मैटर, इन दोनों को अंडरलाइन कर लो, ये स्किप नहीं करने आप। अब मैं जरा इनका मतलब समझाता हूं। देखो, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। एक सेकंड जी, बच्चों आप में से कुछ बच्चों ने अपने नाम से ज्वाइन नहीं कर रखा, किसी के में लेनोवो लिखा रहा है, मेरे ख्याल से जिस सिस्टम से आपने लॉगिन किया है ना, किसी के फोन का नाम लिखा रहा है लावा, तो बेटा प्लीज उसको एडिट करके अपने नाम से एंटर करो, वरना फिर वो सर आप जो एडमिन करते हैं वो आपको रिमूव ना कर दें। जिसका भी एक बार सब लोग अपना चेक कर लो, मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, अपना चेक कर लो कि आपका लॉगिन अपने नाम से होना चाहिए। अगर किसी और नाम से है तो प्लीज उसको एडिट करके जल्दी से चेंज कर दो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट। कर लो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको। डन हो गया सबका बच्चों? यस सर। राइट, तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी? हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? तो बेटा देखो, जो प्रॉपर्टी किसी मैटर की उस मैटर की सराउंडिंग पे डिपेंड ना करे, यानी आपने मैटर को कहां पे रखा है, जहां आप रखोगे उसके इमीडिएट हमारी सराउंडिंग होती है ना। तो अगर कोई प्रॉपर्टी ना तो सराउंडिंग पे डिपेंड करे
ना ही कंडीशंस पे डिपेंड करे। और कंडीशन में सब कुछ आ जाएगा कि पार्टिकल रेस्ट पे है या मोशन में, टेम्परेचर कितने पे रखा है पार्टिकल को, कितने प्रेशर पे रखा है। अगर कोई प्रॉपर्टी इनमें से किसी भी बात पे डिपेंड ना करे, यानी तुम चाहे किसी भी टेम्परेचर पे रखो, तुम उसे किसी भी मीडियम के अंदर रखो, तुम किसी भी स्टेट में उसको ले जाओ, रेस्ट पे रखो, मोशन में रखो, अगर वो प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो उसे हम कहते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं मास का। आप सबको पता है, देखो मेरे हाथ में सबको मार्कर दिखाई दे रहा होगा। तो अगर मैं इस मार्कर को वेइंग स्केल पे रखूं तो मुझे इसका मास पता लग जाएगा, 10, 15, 20 ग्राम जो भी होगा। अब चाहे मैं इस मार्कर को पानी में डाल दूं, चाहे मैं इसे मून के ऊपर ले जाऊं, चाहे मैं इसको फेंक दूं यानी मोशन में ले आऊं, इस मार्कर का मास तो वही 15 या 20 ग्राम रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मून पे ले जाऊंगा तो इसका वेट चेंज होता है। याद करो बेटा फिजिक्स, लोकेशन के साथ वेट चेंज होता है mg, क्योंकि g चेंज हो जाता है और m तो हमेशा सेम रहता है। यानी जो मास है वो मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपनी सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करती, जो स्टेट पे डिपेंड नहीं करती। आप इस मार्कर को गर्म कर दोगे तो बेचारा मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मास तो वही रहेगा 15 ग्राम का 15 ग्राम। आइस होती है, आइस को फ्रीज कर रखा होता है आपने, मान लो 2 ग्राम का क्यूब है, थोड़ी देर के लिए कटोरी में रख दो, मेल्ट हो जाएगा, तो पानी भी तो 2 ही ग्राम बनेगा, 10 ग्राम तो नहीं बनने वाला। यानी मास भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ना तो स्टेट पे डिपेंड करती है, ना कंडीशन पे डिपेंड करती है, रेस्ट पे है बॉडी या मोशन पे है, ना उस पे डिपेंड करती है। इसलिए मास को भी हम मैटर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमिलरली जो चार्ज है बच्चों, चार्ज भी मैटर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। यानी आप मुझे सोच के बताओ, एक इलेक्ट्रॉन मैंने सोडियम से निकाला और दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने पोटेशियम से निकाला, तो क्या उन दोनों इलेक्ट्रॉन पे आप चार्ज सेम लेके चलोगे कि अलग अलग लेके चलोगे? बताइए, बोलो बच्चों, कहां चले गए सब लोग? सर सेम। बोला करो यार, तुम तो ऐसे चुप हो जाते हो। यानी कि क्या इस बात पे डिपेंड करेगा चार्ज कि इलेक्ट्रॉन कौन से एटम से आया? आप चाहे सेम ही होगा। इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम से निकालो, चाहे हाइड्रोजन से निकालो, चाहे किसी भी एटम से निकालो, इस बात पे उसका चार्ज डिपेंड नहीं करेगा, वो तो सेम रहेगा। चलिए, आप लोगों ने साइक्लोट्रॉन पढ़ा है ना बेटा? यस तो सर। मेरे को बताओ, जब साइक्लोट्रॉन में तुम किसी प्रोटॉन को एक्सेलरेट करते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती है, तो क्या उससे प्रोटॉन का चार्ज चेंज हो जाता है? वो तो उतना ही रहता है ना, प्लस ई के बराबर। यस सर। चार्ज Yes, sir. यानी चार्ज भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ना तो स्टेट पे डिपेंड करती है कि वो रेस्ट पे है या मोशन में, ना वो टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रॉन लो टेम्परेचर पे हो चाहे इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर पे हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हर केस में क्या रहता है आपका सेम। या चार्ज भी मास की तरह ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि स्टेट में, यानी किसके माइक में डिस्टर्बेंस आ रही है? भाई जवाब देने के बाद अपने माइक बंद कर दिया करो, फिर जब दोबारा मैं पूछूं तब माइक ऑन किया करो। यानी मास की तरह ही चार्ज भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ना तो स्टेट पे डिपेंड करती है, ना कंडीशंस पे डिपेंड करती है, वो तो हर स्टेट हर कंडीशन में क्या रहती है? सेम। इसलिए चार्ज को भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी। और होता क्या है, जब कोई मैटर इस प्रॉपर्टी को पोजेस करता है, यानी जब कोई मैटर चार्ज को पोजेस करता है और उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा मैटर आता है जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है, यानी जब एक चार्ज के सामने एक दूसरा चार्ज आता है तो उनके बीच में इंटरेक्शन होती है और उस इंटरेक्शन की वजह से वो अपने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। गॉट इट और नॉट? यस और नो? यस सर। ठीक है।
ये तो हो गया डेफिनेशन बेटा। अब इसके नीचे लिखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। उसमें मैं आपको जितने पॉइंट्स बनवाऊंगा वो सारे एक तरह से एक एक नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं आपसे। लिखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट, 1 2 3 करके बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। अब थोड़ी सी दिमाग चलाओगे ना बेटा, आपको आज क्लैरिटी होगी कि चार्ज असल में होता क्या। आप सबने सुना होगा कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को कहते हैं नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर मैं बोलूं प्रोटॉन, तो आप सब लोग जानते हो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन, तो आप सब लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत? राइट सर। राइट। तो यार जब मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर मेरे सामने इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या उसके मत्थे के ऊपर माइनस बना होगा? क्योंकि हम लोग तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को ऐसे डिनोट कर देते हैं प्लस और माइनस से। इसका मतलब कि अगर मेरे सामने प्रोटॉन आ गया तो क्या उसके ऊपर प्लस लगा होगा? और क्या अगर मेरे सामने इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके ऊपर माइनस लगा होगा? ये लोगों को बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, हमें इससे बचना है। और इससे बचने के लिए मैं आपको बनवा रहा हूं पहला पॉइंट। अब लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए so far only two types of charges had been discovered. So far only two types of charges had been discovered which are randomly named by Benjamin Franklin as positive and negative charge, which are randomly named by Benjamin Franklin as positive and negative charge. आज तुम्हें इनके नाम का मतलब पता लगेगा कि क्यों पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहते हैं। पढ़ो जरा पहले पॉइंट। इस पॉइंट पे हमने क्या कहा बच्चों कि अब तक की जो हम लोगों ने स्टडी की है, अब तक की जो हमारी डिस्कवरी है, उन डिस्कवरी से हमने क्या देखा है कि अब तक जो हम चार्जेस डिस्कवर कर पाए हैं वो दो तरह के चार्जेस हैं। और उनका जो नामकरण है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कैसे किया था? उसने इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। उसे एक तरह का चार्ज मिला, उसने उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी शुरू करी। फिर दूसरी तरह का चार्ज मिला, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी शुरू की। और उसने क्या देखा कि एक तरह के चार्ज की प्रॉपर्टी दूसरी तरह के चार्ज के बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब अगर एक चार्ज ये प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो दूसरा भी सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है पर नेचर उल्टा। तो फिर उसने क्या कहा कि जैसे मैथ वाले कहते हैं कि एडिशन का उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन, यानी प्लस का उल्टा होता है माइनस। तो अगर इन दो तरह के चार्जेस एक ही प्रॉपर्टीज एक दूसरे से ऑपोजिट है तो मैं इनका नाम रख देता हूं कि चलो मैं इसको कह दूंगा पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरे वाले को क्या कह दूंगा? नेगेटिव। यानी अगर उस वक्त बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता ना कि प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव, तो शायद आज ये कन्वेंशन चल रही होती कि तुम कहते प्रोटॉन पे नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव। उन भाई साहब ने कह दिया था नहीं, प्रोटॉन हम उसे कहेंगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो अब ये कन्वेंशन है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब तुम बोलते हो वो मात्र एक कन्वेंशन है बेटा, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो देखो जरा पहला पॉइंट समझ आ गया कि अब तक की जो हमारी स्टडी है उसमें ले दे के हमने ये पाया है कि दो ही तरह के चार्जेस होते हैं जिनका रैंडमली नाम रखा गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। उसने एक को कहा था पॉजिटिव और दूसरे को कहा था नेगेटिव। कोई पूछ ले पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों? कि सर दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ
दी प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज वो पोजेस करते थे उनका नेचर एक दूसरे से ऑपोजिट था, तो एक को पॉजिटिव कहा, दूसरे को क्या कहा, नेगेटिव। क्लियर? यस और नो? Yes, yes, sir. सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दूसरे पॉइंट में छोटी सी हेडिंग बना लो जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ चार्जेस। ये 2 बार आपके बोर्ड में भी पूछा जा चुका है बच्चों। वो आता है स्टेट लॉ ऑफ चार्जेस, 1 नंबर में आ रखा है 2 बार भी, कहते हैं स्टेट लॉ ऑफ चार्जेस। लॉ तो ऐसा है कि जो हर बच्चे को पता होता है, कई बार नाम नहीं पता होता कि लॉ ऑफ चार्जेस कहते किसको है। तो आप फटाफट लिखेंगे, एक बार लिख दो जल्दी से, सुनते याद आ जाएगा आपको। लिखिए, इट स्टेट्स दैट like charges repel each other, like charges repel each other, and unlike charges attract each other। इसे कहते हैं लॉ ऑफ चार्जेस। ठीक है जी, नाम पता लग गया ना। आज के बाद अगर कोई कहते हैं ना स्टेट लॉ ऑफ चार्जेस, तो वही अपना पुराने वाला है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इसमें तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो हर बच्चे को पता ही होता है। क्लियर है सबको बेटा? सेकंड पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बच्चों। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको लिखिए, मोबाइल चार्ज। मोबाइल चार्ज इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन, never the proton। mobile charge is always electron, never the proton। मोबाइल का चाहो तो ब्रैकेट में मतलब लिख लो, यहां पे मोबाइल का मतलब है मूवेबल यानी ट्रांसफरेबल, जिसका ट्रांसफर हो सके। तो देखो, ट्रांसफर वर्ड से आपको और क्लियर हो गया होगा। अगर मैंने कहा कि मोबाइल चार्ज इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अगर कहीं पे आपको ट्रांसफर ऑफ चार्ज दिखाना है तो ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का दिखाना है, प्रोटॉन का नहीं दिखाना। प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता। अब बात आती है, सर जी क्यों नहीं होता? सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होगा? प्रोटॉन के ट्रांसफर होने में क्या परेशानी है? क्या किसी बच्चे को इसका रीजन पता है? कोई बता सकता है मुझे प्लीज? एनीवन बेटा? कोई बता सकता है भाई? सर प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाउंड होता है। ओके, तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते बेटा? नो सर। तो बेटा तुमने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी है जिसमें रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हो? यस सर। तो उसमें तो न्यूक्लियस को तोड़ तो देते हैं हम लोग, तोड़ के उसमें से प्रोटॉन भी निकाल देते हैं, अल्फा पार्टिकल भी निकाल देते हैं न्यूक्लियस में से। एनीवन एल्स? देखो, बच्चे का जवाब तो ठीक था कि सर क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है प्रोटॉन इसलिए ट्रांसफर नहीं होता, पर उसने रीजन नहीं दे पाया। और रीजन बड़ा सिंपल है, मुश्किल है, 2 मिनट में समझाऊंगा। देखो, अब जो रेडियो एक्टिविटी की मैंने बात करी, आपको पता है उन्हें न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। जब हम किसी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं ना बेटा, तो न्यूक्लियस के तोड़ने को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और आपको शायद पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, या ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी करने के लिए। यानी मुद्दे की बात अगर मैं 2 लाइनों में कहूं तो वो ये है कि अगर आपको न्यूक्लियस को तोड़ना है और प्रोटॉन को बाहर निकालना है, तो प्रोटॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब जो हमारी डेली लाइफ है, नॉर्मल लाइफ में हम चार्जिंग कैसे करते हैं? पढ़े होंगे आपने मेथड ऑफ चार्जिंग।
दो सरफेस को रब करने से हीट पैदा होती है और एक सरफेस के इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। सुना होगा चार्जिंग बाय कांटेक्ट। यानी जो हमारी डेली लाइफ है, हमारी डेली लाइफ में जो हम प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, अब मुझे बताओ, अगर मैं अपने दोनों हाथ को ऐसे रब करूंगा तो क्या मैं न्यूक्लियर एनर्जी के बराबर, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में पैदा होती है, क्या उसके बराबर मैं हीट पैदा कर दूंगा अपने दोनों हाथ को ऐसे रब करके? यस और नो? No. No, No, sir. sir. यानी कि जो हमारी डेली लाइफ के प्रोसेसेस है ना, उन प्रोसेसेस में हम उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि हम न्यूक्लियस को तोड़ दें और प्रोटॉन को बाहर निकालें। इसका मतलब कि प्रोटॉन का ट्रांसफर हम नहीं कर सकते। तो सर फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए। याद करो बच्चों, अगर आपको बोहर मॉडल याद हो अपने केमिस्ट्री का, तो उसने हाइड्रोजन एटम के लिए जब बताया था तो क्या उसने एक फॉर्मूला दिया था, एनर्जी इन nth ऑर्बिट जो थी -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला उसने हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था, याद है किसी को? मतलब कि अगर मैं n इक्वल टू 1 में देखूं, जैसे हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में ही होता है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी निकलेगी फर्स्ट शेल में, क्या वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी? और अगर आपको कन्वर्जन याद हो, वैसे भी आपको ये याद रखनी है, न्यूमेरिकल में काम आएगी, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो बेटा, तो इट इज ओनली 1.6 into 10 की पावर -19 जूल। खुद सोचो, यानी अगर मैं इस E1 को लिखना चाहूं तो दिस इज -13.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 1.6 into 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करो। अब तुम खुद सोचो, 13.6 into 1.6 ये अप्रोक्सीमेटली 22 के आसपास जाएगा, पर साथ में तो देखो क्या लगा हुआ, 10 की पावर क्या लगी हुई है, -19, जो कि क्या है 0.00000017 तक जीरो है, 17 तक जीरो, फिर बाद में 22 आएगा। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो बहुत ही कम है। इसीलिए जो हमारे फिजिकल प्रोसेसेस है, रबिंग वगैरह वाले, इनमें इतनी हीट तो पैदा हो ही जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। इसलिए आज के बाद आपने रूल ही बना लेना है कि कभी भी अगर कहीं पे भी हमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर दिखाना है, तो चार्ज में हम हमेशा किसका ट्रांसफर दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज का। कभी भी पॉजिटिव चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हुए नहीं दिखाना है। समझ के बात की नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये था बेटा हमारा तीसरा पॉइंट। क्लियर? तो फिर चौथा पॉइंट, अब जब हम ये जान गए कि ट्रांसफर अगर दिखाना है हमेशा इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब भले कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करे, भले कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करे, दोनों केस में ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन का ही दिखाना है। इसलिए आप लिखोगे चौथा पॉइंट जब पढ़ते हो, लिखिए इफ अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन, इफ अ बॉडी gains electron, comma, it acquires negative charge. If a body gains electron, एक सेकेंड, कृतिका बेटा, बच्चों आप लोगों को ये स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? कैन यू रीड दिस ऑल? Yes, sir. Yes, sir. बेटा कृतिका, फिर एक बच्चे कृतिका को स्क्रीन नहीं दिख रही क्लियर। बेटा कृतिका, मे भी आपका कनेक्शन स्लो ना हो, आप एक बार अपना प्लीज कनेक्शन चेक करो, क्योंकि बाकी सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। दैट मींस मेरे एंड पे कनेक्शन ठीक है। हाँ, तो हम लिख रहे थे इफ अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन, कॉमा, इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखे फुल स्टॉप के बाद इफ अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन, if a body loses electrons, comma, it acquires positive charge, it acquires positive charge।
ये भी पॉइंट आप सबको पता होगा, पर थोड़ी क्लैरिटी बढ़ रही होगी अब कि ट्रांसफर जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को होना है। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज का एक्सेस हो गया, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। पर अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो रही है, तो हम कहेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव। यानी एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होना मतलब नेगेटिव चार्ज आना, और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होना मतलब कि पॉजिटिव चार्ज आना। गॉट इट? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बच्चों, ये Yes. था चौथा पॉइंट। फिर आएगा पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट में भी हम एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड चार्ज। रिलेशन बिटवीन मैटर एंड चार्ज, क्योंकि मैंने इसमें ना 2 पॉइंट बनवाने, मतलब फिफ्थ पॉइंट के अंदर मैं 2 सब पॉइंट बनाऊंगा। हेडिंग बना लो बच्चों, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड चार्ज। सब लोगों को समझ आ रहा है ना बच्चों? यस और नो प्लीज जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। रिलेशन बिटवीन मैटर एंड चार्ज। मैटर और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखिए, पहले लिखवा देता हूं फिर समझाता हूं। लिखिए लिखिए, चार्ज, सॉरी पहले मैटर लिखिए। मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मैटर कैन exist without charge, whereas charge cannot, whereas charge cannot exist without matter. Charge cannot exist without matter. पहले खुद ही पढ़ के देखो, आपको समझ आ रही है। अंग्रेजी वैसे बड़ी सिंपल लिखी है मैंने। पढ़ लिया जी? Yes, sir. Yes, समझ sir. में आ रहा? हमने क्या कहा? हमने कहा मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मैटर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैटर प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर चार्ज का प्रेजेंट होना भी जरूरी है, बट वाइसा वर्सा नहीं है। यानी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, यानी कि चार्ज, तो डेफिनेशन देखो ना, हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी अगर एक्वायर करेगा तो कौन एक्वायर करेगा? मैटर एक्वायर करेगा। इसका मतलब कि अगर कहीं पे मैटर प्रेजेंट है तो हम गारंटी से ये नहीं कह सकते कि वहां चार्ज भी प्रेजेंट होगा। लेकिन वाइसा वर्सा, कि अगर कहीं पे चार्ज प्रेजेंट है तो हम डेड श्योर है, हम 100% कह सकते हैं कि वहां मैटर भी प्रेजेंट होगा। इसको हम कई बार पता क्या कह देते हैं? प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज अ श्योर प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ मास। यानी अगर कहीं पे चार्ज प्रेजेंट है तो वो एक श्योर प्रूफ है कि वहां पे मैटर भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि चार्ज तो मैटर पे ही हो सकता है, बिना मैटर के तो चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। समझे पॉइंट को, पहले पॉइंट को? Yes, sir. Yes, sir. तो कई बार ना एक लाइन में आ जाता है जस्टिफाई द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट पता क्या होती है? जस्टिफाई करवाता है। यही जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी ना, प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज अ श्योर प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ मास, तो आपने उसको ये इस तरह से एक लाइन में जस्टिफाई कर। इसी में अब दूसरा पॉइंट, फिफ्थ का सेकंड पॉइंट अगली लाइन में लिख लेना। लिखिए, मास इज वेरिएंट, स्पेलिंग देख लो, VARIANT। मास इज वेरिएंट whereas charge is invariant।
चार्ज इज इनवेरिएंट। अब भैया ये वेरिएंट या इनवेरिएंट का मतलब क्या है? बेटा फिजिक्स में हम किसी प्रॉपर्टी के लिए वेरिएंट या इनवेरिएंट शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब वो प्रॉपर्टी पार्टिकल की स्पीड से अफेक्ट हो। ठीक है जी। तो मैंने कहा मास इज वेरिएंट, उसके लिए याद करो मैं एक फॉर्मूला लिखने वाला हूं, उस फॉर्मूला को देख के बताना कि कितने लोगों ने ये फॉर्मूला देखा है। चलो ये फॉर्मूला किसी ने कभी देखा है? Yes, sir. Yes, sir. ये शायद आपको याद आ रहा होगा, आइंस्टीन ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, वेरी गुड बच्चों। इसको पहले फॉर्मूला को पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे m का मतलब है मास इन मोशन, m नॉट का मतलब है रेस्ट मास, v है पार्टिकल की स्पीड और c है स्पीड ऑफ लाइट। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने क्या प्रूव किया था? उन भाई साहब ने ये बताया था कि जब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, मैं ये नहीं कह रहा उसके बराबर ही होगी, कंपेरेबल। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मान लो आप 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चल रहे हो, कंपेरेबल होगी ना। 3 लाख के कंपेरेबल है 2 लाख। तो उसने क्या कहा था आइंस्टीन ने कि जब कोई पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाती है तो पार्टिकल का जो मास है वो वेरी करना शुरू कर जाता है, यानी वो कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे जैसे पार्टिकल अपनी स्पीड वेरी करता है उसका जो मास है वो भी वेरी होना शुरू हो जाता है। यानी क्या मैं इस तरह से लिख दूं कि मास इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड। ये मैंने f इंटू वी नहीं लिखा, मैथ वालों को तो पता होगा कि मैथ वाले पढ़ते हैं ना, f का मतलब होता है फंक्शन। तो जब m इज इक्वल टू एफ वी लिखा इसका मतलब मास इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड, यानी मास तो स्पीड के साथ वेरी करता है। इसीलिए हमने क्या कहा, मास इज वेरिएंट। वेयर एज चार्ज के बारे में क्या कहा, चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। खुद ही सोच लो, आप इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे रखो उस पे तो भी उतना चार्ज, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जब ऑर्बिट में घूमता है चार्ज तो उस पे तब भी उतना ही रहता है। तुम प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर रेस्ट पे रखो तो भी उतना चार्ज, उसे साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट कर दो बहुत हाई स्पीड तक, स्पीड बदलेगी मास बदलेगा लेकिन चार्ज तो उसके ऊपर तब भी क्या रहने वाला है, सेम। इसीलिए कहते हैं कि इसको ऐसे लिख दूं, मास तो वेरिएंट है पर चार्ज वेरिएंट नहीं है, तो Q इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्पीड। क्या ये लिखना, इस तरह से लिखना ठीक रहेगा शॉर्ट में, यस और नो? Yes, sir. तो बेटा ये भी याद रखना है, वेरिएंट या इनवेरिएंट वर्ड किसी प्रॉपर्टी के लिए तब यूज करते हैं अगर प्रॉपर्टी स्पीड के साथ चेंज, मास स्पीड के साथ चेंज होता है इसलिए मास एक वेरिएंट प्रॉपर्टी है, चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता इसलिए चार्ज एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। गॉट इट? ये था 5वां पॉइंट। एनी डाउट? No, sir. No, sir. छठा, मैं चाहता हूं कि बेसिक से पॉइंट आज पूरे हो गए ना सारे थ्योरी वाले, ताकि कल हम फिर इसका मैथमेटिक्स स्टार्ट कर सकें। छठा पॉइंट वो है एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज जिसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। अब बेटा सबसे पहले तो प्लीज एक फर्क को ध्यान दे लो, ये मैं चाहता हूं आप इसमें दोबारा मिस्टेक ना करें। ये दो सिंबल देखना, एक सिंबल तो है ई और एक सिंबल आप ये भी यूज करते हो, ई के ऊपर यहां माइनस नंबर। क्या इन दोनों में मुझे फर्क दिख रहा है आपको? जो ई है वो सिंबल है बच्चों एलिमेंट्री चार्ज का, जबकि जब तुम ई के ऊपर ऐसे माइनस लगाते हो
ये सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन। रिप्रेजेंट करने। ठीक है जी, यानी अगर ई के ऊपर तुमने ऐसे माइनस लगा रखा है तो ये सिंबल है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर अगर आपने खाली ई लिखा है तो खाली ई जो है वो सिंबल है एलिमेंट्री चार्ज का। तो क्या होता है एलिमेंट्री चार्ज, लिखे जल्दी से डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन भी 2-3 बार पूछा जा चुका है बेटा, बोर्ड में 1 नंबर लिखिए। द स्मॉलेस्ट चार्ज, the smallest charge which exists in stable state, which exists in stable state is known as elementary charge। और प्लीज अंडरलाइन कर लेना वर्ड स्टेबल स्टेट, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेबल होना बड़ा जरूरी है। अनस्टेबल चार्जेस को एलिमेंट्री नहीं कह सकते। पढ़ो जरा अंग्रेजी, समझ आ रही है कि नहीं? स्क्रीन पॉज हो गई बच्चों? स्क्रीन ठीक चल रही है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, अगर स्क्रीन बाकी सबके पास ठीक चल रही है, मेरे ख्याल से किसी एक बच्चे को प्रॉब्लम आई थी स्क्रीन की, बेटा आप अपना कनेक्शन चेक करो या फिर रीजॉइन कर लो। देखो भैया, हमने क्या कहा कि एलिमेंट्री चार्ज क्या है। एलिमेंट्री का मतलब ही होता है फंडामेंटल या बेसिक। हमने क्या कहा, आज तक जो सबसे छोटा चार्ज हम डिस्कवर कर पाए हैं जो कि स्टेबल है अपने नेचर में। स्टेबल का मतलब उससे फर्दर वो टूट के और छोटा नहीं होता, ये मतलब है स्टेबल का। तो आज तक जो सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की हम डिस्कवर कर पाए हैं जो कि स्टेबल है अपनी स्टेट में, उस सबसे छोटे चार्ज का नाम हमने क्या रखा है, एलिमेंट्री चार्ज। आ रही है बात समझ के नहीं? जल्दी से यस और नो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और हमने क्या पाया कि जो ये एलिमेंट्री चार्ज यानी जो सबसे छोटा चार्ज हम डिस्कवर कर पाए अभी तक, उसकी जो वैल्यू है ये आपको याद करनी है अभी कभी। दिस वैल्यू ऑफ दिस E इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। आपको पता होगा कूलम जो है वो चार्ज का SI यूनिट है बच्चों। कुछ बच्चे यहाँ ना माइनस लगा देते हैं, बेटा प्लीज याद रखो ये तो हमारा स्टैंडर्ड रूल है, क्योंकि E की वैल्यू कांस्टेंट है और फिजिक्स में कांस्टेंट्स को हमेशा पॉजिटिव डिफाइन किया जाता है। किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी, चाहे मैथ पढ़ रहे हो, हम हमेशा कहते हैं कांस्टेंट्स आर ऑलवेज डिफाइंड टू बी पॉजिटिव। कांस्टेंट्स की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिवली ही डिफाइन किया जाता है, कभी नेगेटिव। इसलिए ध्यान रखना कहीं तुम E को देख के इलेक्ट्रॉन समझ जाओ और इसके आगे माइनस लगा दो, प्लीज इस गलती से बचना। E हमारा सबसे छोटा स्टेबल चार्ज जो हमने डिस्कवर किया, यानी वो एक तरह का कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट्स हमेशा पॉजिटिवली डिफाइन किए जाते हैं, इसलिए E का वैल्यू भी पॉजिटिव है। और कितना है? इट इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। और देखा जाए तो बाय फैक्ट जो ये वैल्यू है, क्या ये चार्ज ऑन प्रोटॉन के बराबर है? इसीलिए अगर आपको कभी कहा जाए ना व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो मैं कहूंगा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है E। लेकिन अगर मुझसे पूछे व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन नेचर ऑपोजिट है, यानी वो नेगेटिव होता है, यानी उसमें माइनस आने चाहिए, दैट इज माइनस E पॉजिटिव ही है, पहले माइनस लगाने से बस वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए ध्यान रखना। चार्ज ऑन प्रोटॉन E है, लेकिन अगर मैं पूछे व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है माइनस। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखा बच्चा लोग, छठा पॉइंट बना लिया सबने, लिख लिया, मिटा दो। Yes, sir. 7th पॉइंट बच्चों, ये किसका है बेटा? पहले तो अपने, जो ये बच्चा कह रहा है आई एम नॉट एबल टू लिसन और वॉइस, बेटा पहले तो अपने नाम से लॉगिन करो आप प्लीज।
ये 19 BCA कुछ लिखा रहा है, पता नहीं क्या है। सेवेंथ पॉइंट लिखे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी कई बार पूछी गई है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई बेटा मेरे को प्लीज इसको एक्सप्लेन करेगा, मैं चाहता हूं आप में से कोई मेरी हेल्प करे। अनामिका, ये किसी का मैसेज है बच्चों, एक सेकेंड। हाँ जी, बताएगा कोई प्लीज मुझे जिसको आइडिया व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Charge is the integral multiple of elementary charge. वेरी गुड, किसने आंसर दिया बेटा, प्लीज नाम क्या आपका? जी, अन्य ओके, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कहा बेटी ने। पहले लिख लेते हैं, लिखो जरा, देखिए, द चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी, द चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी is always the integral multiple, integral, integral is always the integral multiple of the elementary charge, integral multiple of the elementary charge। और ये बड़ा अंडरस्टूड सी बात है, जब हमने कहा कि बॉडी चार्ज तब एक्वायर करेगी जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, और खुद सोचो, या तो बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, या 2 का होगा, 3 का होगा। कभी ये तो नहीं कहेंगे ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 3.5 इलेक्ट्रॉन गए, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या 4 का होगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होने हैं वो डेसिमल में नहीं हो सकता, वो इंटीजर में ही होगा, तो जो चार्ज होगा वो भी तो उसके मल्टीपल में चलेगा। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो E आ गया चार्ज, 2 ट्रांसफर होंगे तो 2E, 3 ट्रांसफर होंगे 3E, 100 ट्रांसफर होंगे 100E। क्या वो कभी 100.3E हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यही हमने कहा कि the charge acquired by any body is always the integral multiple of elementary charge। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां से आपके इस यूनिट का पहला फॉर्मूला आता है। हम चार्ज को बच्चों Q से डिनोट करेंगे, तो Q डिनोट करेगा चार्ज को, तो कोई भी बॉडी जब चार्ज एक्वायर करेगी तो वो एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा, यानी Q will be equal to ME, where this N will always be an integer। जहां पे ये N हमेशा क्या होगा, इंटीजर। और हम इस फॉर्मूला में अपनी तरफ से प्लस एंड माइनस दोनों साइन पुट करते हैं, या आपने अपनी अकल से लगाना होता है। अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो Q इज इक्वल टू यहाँ प्लस Ne लिखोगे। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, यानी अगर बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो तुमने यहाँ माइनस अपनी तरफ से लगा लेना, ताकि जब तुम चार्ज निकालो तो वो नेगेटिव आ जाए। Q इज इक्वल टू Ne। ये सबसे पहला फॉर्मूला बेटा आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और ध्यान रखना, here N should always be an integer। Any problem बच्चों? No, sir. No, sir. तो फिर अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करेंगे। मैं आपको ये पहला एग्जांपल जो करवा रहा हूँ वो आपकी एनसीईआरटी से ही करवा रहा हूँ, बाकी फिर एग्जांपल्स मैं आपको अपनी रेफरेंस बुक से कराऊंगा। पहला एग्जांपल लेकिन एनसीईआरटी से। पहले मैं प्रेफरेंस दूंगा बोर्ड को, फिर बोर्ड की बात करने के बाद प्रेफरेंस दूंगा कंपटीशन को। क्या ये तरीका ठीक रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो पहले स्टैंडर्ड एग्जांपल बोर्ड के हिसाब से लिखिए। कैलकुलेट
the total amount of calculate the total amount of positive and negative charge, positive and negative charge present in 1 cup of water. Present in 1 cup of water. बेटा किसी के माइक में डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज बंद करो. हाँ जी, क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. हमें 1 कप ऑफ वाटर में टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना प्रेजेंट है वो बताना. तो पहले मैं आपसे सवाल करूं बेटा, 1 कप ऑफ वाटर में वाटर कितना आता है बताइए? +1 में पढ़ाते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा है, यूनिट्स वाला +1 में. Yes, sir. तो बेटा उसमें पढ़ाते हैं फिजिक्स में, जैसे आप कहते हो ना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, आपने एक स्टैंडर्ड बना रखा है. स्टैंडर्ड क्या है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होगा. बाकी स्टैंडर्ड क्या है कि जैसे मान लो 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे. ये स्टैंडर्ड्स है, यूनिट्स के चैप्टर में डिफाइन किए थे. उसी तरह से अब ये भी स्टैंडर्ड है बेटा, इसको आप याद कर रहे एग्जांपल में कि अगर हम कहते हैं 1 कप ऑफ वाटर, तो 1 कप ऑफ वाटर में जो वाटर का अमाउंट आता है वो है 250 ग्राम्स. प्लीज ये याद कर लो, ये दिया नहीं होता आपको, मैं बता रहा हूं, ये आपने याद रखना. स्टैंडर्ड हमारा ये स्टैंडर्ड है. अगर कोई कहते हैं ना 1 कप ऑफ वाटर, तो 1 कप का जो हमने साइज रखा होता है उसमें कितना पानी आता है? 250 ग्राम. याद कर लिया सबने? Yes, sir. तो जब मैंने कहा 1 कप ऑफ वाटर आपके पास है, उसमें टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करो, तो क्या एक तरह से मैं इसका मतलब यूं समझ सकता हूं कि मेरे को ये बताने के अगर 250 ग्राम पानी है तो उसमें टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है? इज इट राइट और नॉट? Yes, sir. तो चलो करें शुरू, कि आप करोगे इसको खुद? मैं करवाऊं, मेरे साथ साथ मेरी हेल्प करो, मैं करता हूं, मेरे को मेरे साथ साथ मेरी हेल्प करते चलना, ठीक है? Yes, sir. चलिए, तो सबसे पहला काम करेंगे. 250 ग्राम पानी है, हमें पता है वाटर क्या होता है. देखो याद कीजिए बेटा, व्हाट इज वाटर? H2O. यानी वाटर में 2 एटम है हाइड्रोजन के Positive water. और 1 एटम है Oxygen. ऑक्सीजन का. अब याद करो बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. और बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 8. मेरी हेल्प करते चलना. इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, और एक ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. तो अगर मैं ये गिन लूं किसी तरह से कि 250 ग्राम पानी में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मुझे मान लो 250 ग्राम में 100 मॉलिक्यूल है, और मुझे पता है एक मॉलिक्यूल में 1 प्रोटॉन इसमें है, 8 इसमें, एक मॉलिक्यूल में 9 प्रोटॉन. अगर टोटल 100 मॉलिक्यूल है तो 900 प्रोटॉन, तो फिर मेरे को चार्ज पता लग जाएगा, 900 इंटू ई हो जाएगा. समझे बात की नहीं? No, sir. चलो मैं प्रोसीजर रिपीट करो, ध्यान से सुनो. मान लो, अरे ये देखो, वाटर के एक एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं? 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन होता है, तो 2 एटम में कितने हो जाएंगे? 2 प्रोटॉन. Yes, sir. Yes, sir. एक ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन है, तो यहां गिनो जरा. 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन के, 8 प्रोटॉन इसके, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है? 10 प्रोटॉन. क्योंकि न्यूट्रल होता है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन भी है. Yes, sir. तो अगर किसी तरह से मुझे ये पता लग जाए कि 250 ग्राम पानी में टोटल कितने एटम है, तो बस उसको इंटू 10 कर दूंगा,
तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को E से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल चार्ज हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. एक सेकंड। पानी बच्चों प्लीज, पानी भी नहीं गया था मैं। तो अब बात समझ आई? अगर 250 ग्राम पानी में हमें नंबर ऑफ एटम पता लग जाए, हर एटम में 10 प्रोटॉन है, उससे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, फिर चार्ज आ जाएगा। यस और नो? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले निकालेंगे कि 1 कप ऑफ वाटर में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं कि कैसे निकालेंगे? क्या वो गिवन मास में मोलर मास होता है बच्चों? कितना होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास? 80। तो मेरे को कैलकुलेशन करके बताओ, मुझे ये हेल्प चाहिए आपसे। 250/18 कितने मोल्स बने बच्चों? जल्दी से जल्दी करो यार, डिवाइड तो जल्दी करो प्लीज। 13.88। 13.8 some. 13.88 तो उसको 13. यस। क्या बच्चों ये मोल्स बने सबके? देख लो कैलकुलेशन में तुम्हारा भरोसा कर दो। ठीक है जी। अगर इतने नंबर ऑफ मोल्स है तो याद करो 1 मोल में क्या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? होता है बच्चों ये? Yes, sir. तो इतने मोल में देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एक मोल में इतने हैं तो ये 13.88 मोल में कितने होंगे? 13.88 इंटू एवोगैड्रो नंबर। मेरे लिए प्लीज इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से। चलिए 13.88 को अप्रोक्सीमेटली 6 से कर लो, 0.03 छोड़ दो, टाइम बचेगा। 13.88 इंटू 6.023। हरी अप। $83.599. 83.599 599. को 6 बोल दूं? Yes, sir. तो अगर मैं इस डेसिमल को 1 पॉइंट शिफ्ट कर दूं तो 10 की पावर 24 से लिख सकता हूं, यानी 8.36 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा उसमें टोटल। यस सर। Yes, sir. अब एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन थे, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन होंगे? इंटू 10 कर देना बस। यहां लिखो ऊपर, therefore total number of protons oblique, आपने पढ़ा है ना कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव, यानी जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे एक कप ऑफ वाटर में उतने ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो मैं यही लिख दूं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होगा,
हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बस कितने होंगे? इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर into 10 कर दूं बच्चों, तो मैं अपनी जगह बचाने की जब into 10 करूंगा तो 24 की पावर का क्या बन जाएगा? 25? Yes, sir. बस फिर therefore टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया देखिए? therefore टोटल पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो इतने प्रोटॉन्स पे कितना होगा? दिस इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19. डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. बेटा प्लीज मेरे लिए कैलकुलेशन करो जल्दी से सब लोग, और बताओ मुझे क्या है. Sir, 1.33 into 10 raised to power 7 coulomb. 1.33 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7 कूलम. चेक करो सबका यही आ रहा है? यही आ रहा है बच्चों? जल्दी करो यार, टाइम हो चुका है. Yes, sir. तो अगर ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है तो अब हमारा आंसर आ गया. देयरफॉर टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना होगा? वैल्यू सेम होगी, बस इसके आगे माइनस लगा दो. क्या? दैट विल बी -1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलम. एग्री? Yes, sir. यानी देख लो, जब तुम लोग एक कप वाटर पीते हो तो तुम इतना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पी जाते हो. क्लियर? Yes, sir. हमारे 7 पॉइंट्स आज कवर हो गए. 2 या 3 पॉइंट बचे हैं, और वो हम कल कवर करेंगे क्योंकि आज टाइम होने वाला है. 1 मिनट रह गया. तो मेरे को प्लीज बताइए जो आज हमने पढ़ा कि आपको समझ आ गया बच्चों सबको? Yes, sir. Yes, sir. मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके. बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आपने. तो आपने इसको बच्चा अच्छे से रिवाइज करके आने घर से कल, ताकि मैं फिर कल इससे आगे बढ़ूंगा. ठीक है बच्चों? बाकी कोई डाउट आएगा तो मुझसे कल आपने पूछ लेना क्लास स्टार्ट करने से पहले. Yes, sir. ठीक है बेटा, थैंक यू. आपकी अगली क्लास अब इसी पे स्टार्ट होगी. आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो. ठीक है? लीव करने Thank की you, जरूरत नहीं है, sir. बस 5 मिनट लीव नहीं करना, बस 5 मिनट ब्रेक लेके 5 मिनट पूरे वापस आ जाना. स्टार्ट हो जाएगी क्लास. ठीक है बच्चों? Thank you, sir. ओके बच्चों.